Hello students, welcome to iExamB. In today's video, we will practice some sentence improvement questions together. As you know that the exam is drawing close and on 31st you have your pre-exam. I hope your preparation is going at full steam. Let's take the first question. This is traditional pattern of sentence improvement question. The committee was split on whether the new regulations for the National Health Protection Scheme could be implemented. जैसा आपको मालूम है कि इस एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं होता है और इंग्लिश एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका जो है वेटेज तो अपने आप में कम होता है, लेकिन अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते तो आपका पूरा पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर आगे चेक नहीं होगा. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट to score well in English section. The committee was split on whether the new regulations for the National Health Protection Scheme should be protected. अब आपको देखना है कि the committee was split on whether लिखा है. सबसे पहले जो है सबसे कॉमन एरर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आपको देखना चाहिए कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे होता है क्लास, टीम वगैरह. अब सवाल यह है कि क्या ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे इस सेंटेंस में ये एक सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है या प्लूरल के रूप में, क्योंकि कमिटी आपस में स्प्लिट थी यानी उनका एक मत नहीं था, तो ये एक प्लूरल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है. इसका मतलब देखो एग्जाम में समय जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको टाइम उतना ही मिलता है जितना बाकी सेक्शन में मिलता है, लेकिन आपको क्वेश्चन उसके डबल मिलते हैं. तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है और क्या अगर जरूरत पड़े तो छोड़ना पड़ सकता है. ये आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका जो प्रेसिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आप ऑप्शन को देख के हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करें. कमिटी जो है क्योंकि वो एज ए प्लूरल एक्ट कर रहा है, तो हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं चुनना है जिसमें कि सिंगुलर वर्ब हो. तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा द कमिटी वाज स्प्लिट ऑन वेदर. ठीक है, वेदर की स्पेलिंग WHETHER. स्प्लिट ऑन, स्प्लिट ओवर वैसे भी सही नहीं होगा. टू स्प्लिट ऑन का मतलब होता है अलग अलग विचार होना. उसी तरह से अगर आप देखें, हम कुछ एग्जांपल्स अगर आप लेते हैं, टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है. नॉर्मली टीम जो होता है उसको अगर वो एक यूनिट के रूप में करता है तो उसके साथ हम लोग एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे द टीम इज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच. लेकिन यदि वही टीम सैंडविच खा रही है तो इट डज नॉट एक्ट एज वन सिंगल यूनिट. तो इन दैट केस वी विल यूज अ प्लूरल वर्ब. द टीम आर ईटिंग सैंडविचेस, क्योंकि ऑब्वियसली हर मेंबर अपना अपना सैंडविच खा रहा है. माई फैमिली इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे फॉर क्रिसमस. ठीक है, पूरा का पूरा परिवार जा रहा है एज ए सिंगल यूनिट. लेकिन यदि परिवार के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे माई फैमिली इज गोइंग ऑन हॉलीडे. ये तो सिंगुलर हो गया. लेकिन अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो माई फैमिली आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स. अगर अलग अलग फैमिली का मेंबर अलग अलग काम कर रहा है तो वो, इसके लिए हम लोग एक प्लूरल वर्ब ये नोट डाउन करने की बात है. तो जब भी कलेक्टिव नाउन आता है तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है या मोर देन वन. अगला सेंटेंस, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्कैंडल एग्जाम्प्लीफाई द डेप्थ ऑफ SBI ऑपरेशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट फेलिंग्स. अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? बेसिकली है स्कैंडल. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्कैंडल. स्कैंडल अपने आप में एक सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर. तो उसके साथ आपको मालूम, अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि सिंगुलर वर्ब के साथ IES या ES आता है. तो यहां पे एग्जाम्प्लीफाइज आएगा. एग्जाम्प्लीफाई नहीं हो सकता. एग्जाम्प्लीफाइंग वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यदि ING फॉर्म लगता है तो उसके पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना होता है. एग्जाम्प्लीफाइज
और यहां पे आपने देखा कि इसकी स्पेलिंग भी गलत है, YING आना चाहिए था। अब सवाल यह है कि एग्जाम्प्लीफाई द डेप्थ ऑफ, ये जो है ऑफ, ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा। ये जो ऑफ है ये मूवमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली, हम लोग डेप्थ ऑफ, ऑफ यहां पे आएगा प्रेपोजिशन, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। एग्जाम्प्लीफाई मतलब टू बी एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। द स्नॉबिश पीपल, स्नॉबिश पीपल वो होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इस प्रकार स्नॉबिश पीपल हु थिंक दैट दे आर सुपीरियर एंड ट्रीट अदर्स एज इफ दे आर इंफीरियर। ठीक है, दे एक्ट superior. The snobbish people look up to the poor. आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है, ठीक है, सजेस्ट करना है कि क्या इस पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। टू द पुअर एंड होमलेस, जो गरीब है, होमलेस है, उन लोगों को क्या करते हैं। लुक अप का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। लुक अप टू, ठीक है। लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है, खोजना, सर्च। लुक डाउन का मतलब होता है टू बिलिटल, टू ट्रीट समवन एज अनइम्पॉर्टेंट। लुकअप का मतलब जैसे हम देख चुके हैं टू रिस्पेक्ट और टू फाइंड मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी। लुक ओवर ऑल्सो मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग। तो इनमें से यहां पे हमें किस तरह का वर्ड चाहिए। स्नॉबिश पीपल है वो अपने आप को, वो गरीब, जो आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है वो गरीब को क्या समझेगा, नेगेटिव समझेगा। तो इसमें अगर आप गौर से देखो तो एक ही फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है जो नेगेटिव है, और वो क्या है, वो है लुक डाउन ऑन। सो दिस विल बी द आंसर। आंसर विल बी द स्नॉबिश पीपल लुक डाउन ऑन द पुअर एंड होमलेस सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, इसका मीनिंग आप ध्यान रखिएगा, टू ट्रीट समवन एज अनइम्पोर्टेंट। ऑलराइट, अब ये अलग टाइप का एक फॉर्मेट है जिसमें आपको आजकल जो टेस्ट होते हैं उनमें अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख सकते हो। ठीक है, ये बीच में सेपरेटर लगा हुआ है और यहां पे भी इसको 3 भागों में लिखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है जो है, यू हैव टू डिटरमाइन इफ अ पार्ट रिक्वायर्स अ करेक्शन। इनमें से इन तीनों पार्ट को के बदले में 3 और सजेशन दिए हुए, इसके बदले ये, इसके बदले ये और इसके बदले ये। अब जो है बाकी तो कोई फर्क नहीं, आप देखो गौर से, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट रिप्लेस, इंप्रूव करना है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं सेंटेंस को, उसके बाद इन तीनों पर नजर डालेंगे कि कौन सा उसको रेस्पेक्टिव पार्ट को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये पार्ट इसको करेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को ये करेगा और थर्ड वाले को ये करेगा। ठीक है, ऑलराइट। गूगल अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, अपील्ड बोलते हैं, सेइंग द रूलिंग could cause irreparable harm and reputational loss। अब कहां गड़बड़ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा गूगल अपील्ड। अच्छा, मिलते जुलते शब्द है अपील्ड और अपील, इनमें कोई फर्क है क्या। गूगल अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर सेइंग द रूलिंग कुड कॉज इररेपरेबल, सेम ही है, यहां पे कोई चेंज नहीं है। तीसरा है हार्म एंड रेपुटेशनल लॉस। अब आपको बताना है कि ये जो है क्या ये इसको बदल सकता है, क्या वो सेंटेंस सही है। ठीक है, यहां पे करेक्शन नहीं हुआ है, क्या जो है ओनली वन। आपको बताना है कि विच पार्ट रिक्वायर्स अ करेक्शन, पहले में करेक्शन की जरूरत है, दूसरे में, यहां पे कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो हम बिना उसमें गए हुए अब यहां से डिसाइड करेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें, गूगल अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, ये जो है अपॉल का मतलब टू शॉक, चौंका देना।
जब कोई चीज बहुत बुरी होती है तो यू फील अपॉल्ड। अब सवाल है कि कोई ऑर्डर है तो उसके लिए शॉक कैसे होगा, और वैसे भी ये ग्रामेटिकली सही नहीं, यू डोंट अपॉल अगेंस्ट एनीथिंग। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर आता है, किसी कोर्ट का ऑर्डर या कोई रूलिंग होती है, तो आप क्या करते हैं, अपील करते हैं। रूलिंग है, सेइंग द रूलिंग कुड कॉज इरेपरेबल हार्म। तो जब भी कोई चीज का विरोध किया जाता है किसी रूलिंग का, तो आप उसके खिलाफ अपील करते हैं, ना कि अपॉल होते हैं। और एक और ग्रामेटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अपील्ड जो है उससे पहले ये एक जो है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जैसे कि आई एम अपॉल्ड। तो ग्रामेटिकली भी ये सेंटेंस सही नहीं बनता, और इस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल सही नहीं बनता। इसलिए हमारा आंसर होगा क्या, फर्स्ट पार्ट, ओनली वन। ठीक है, गूगल अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, ये हमें बताना है। अब हम कुछ एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे। इनमें आपको बताना है कि आपको जो है 4 सेंटेंसेस का सेट दिया है, और आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से सेंटेंस, ये चारों के सेट में कौन कौन से सही हैं। इसका मतलब आपको ये ढूंढना होगा कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है। तो जो बच जाएंगे वही सही होंगे, वो यहां से आपको चॉइसेस दिए हुए ऑप्शन से आप सिलेक्ट करेंगे। प्रियमवदा was unhappy to hear the news of her son's failing in the final examination। ये सेंटेंस सही लगता है। प्रियमवद was unhappy, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, to hear the news of her son's failing in the final exam। दूसरा सेंटेंस है टैक्स इवेडर्स should be heavily fined। ठीक है, यहाँ पे heavily लिखा हुआ है ना, ये फाइंड है, ये एडवर्ब फॉर्म है। heavily fined as they, प्रोनाउन है, देखो कंसिस्टेंट है, ये प्लूरल है, they are doing it intentionally, जानबूझकर। ये भी सही लगता है, तो इसको देखते हैं। तीसरे वाले, the information supplied to us were not as useful as we thought it would be। अब सवाल यह है कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल। अब इंफॉर्मेशन के साथ वर आना चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन वैसे तो बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको एज ए सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, तो इसके साथ वॉज आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, यहां पे वॉज आना चाहिए वर के स्थान पर। अगला सेंटेंस है स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 years। अब एक बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश जो है उसमें कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, और इसीलिए आपको रूल्स याद करने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स है, अर्निंग्स हैं, प्रेमिसेस हैं, या वैल्यूएबल्स हैं। ऐसे जो है अर्निंग्स है, जो कमाई होती है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एस से एंड करते हैं और इनको प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसा आप जानते हैं, ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एस लगता है और उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे सीजर्स हैं, कई सारे हैं ना, पाइजामास है, प्लायर्स है, स्पेक्स है, स्पेक्टिकल्स है। तो ऐसे भी कुछ कई वर्ड्स होते हैं। बाकी तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है इस कैटेगरी में, क्योंकि इसको जो है एज ए सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे सजेस्ट आना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारे दोनों गलत हैं और हमारा आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला चलता है। देखिए इसमें, he asked what the weather had been like during my holidays and I said that it had been awful। awful का मतलब very bad।
तो दिस इज मौसम वेदर हैड बीन लाइक. Okay, this is an expression during my holidays, and I said that it had been awful. So now you can see in this sentence, past perfect tense has been used, had been awful, and this is correct use in past perfect tense. Second sentence, let's look at it. Shruti had such a fine memory that she can recollect anything that happened many years ago. So this is simple past. उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है, that she can recollect, याद कर सकती है anything what happened many years ago. Okay, let's look at the third sentence. Now have a closer look. Do you think that does it require any correction? First, you have to look at this sentence carefully. Does this require any correction? The last of the Mughal emperors of India was imprisoned and was later on sent into exile by British. The last of the Mughal emperors of India was imprisoned and was later on sent into exile by British. यहाँ पे एक गड़बड़ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिटिश, और ब्रिटिश एक एडजेक्टिव होता है. अगर आप ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको द लगाना पड़ेगा. ठीक है. मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या सेकंड सेंटेंस में एक गड़बड़ है, तो इस बात को आपने शायद गौर नहीं किया कि यहां पे टेंस की इनकंसिस्टेंसी है. श्रुति हैड सच ए फाइन मेमोरी दैट शी कैन. अगर यहां पे मैंने आपसे पूछा था ना कि क्या आपको कुछ गड़बड़ आपने पकड़ा. कई बार हम लोग चीजों को गौर से नहीं पढ़ते हैं, तो फ्लो में हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं. तो ये देखिए, ये है पास्ट में और ये है प्रेजेंट में. शी कैन, आई कैन, आई विल. ठीक है, कैन, मे, विल. तो पास्ट और प्रेजेंट का जोड़ा नहीं बन सकता, तो यहां पे होना चाहिए शी कुड रिकलेक्ट एनीथिंग दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो. ठीक है, ये भी गलत है, यहां पे भी गलती पकड़ी गई. यहां पे हमने देखा कि कभी भी आप किसी कंट्री के लोगों के बारे में अगर उस कंट्री का नाम, जैसे कि बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रिटेन के लोगों के बारे में बात करें, द ब्रिटिश सिटीजन्स, देन यू हैव टू यूज एन आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, द ब्रिटिश. ओके, अगला है वी स्ट्रांगली एनकरेज स्कूल सपोर्ट एंड टीचर्स पार्टिसिपेशन टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. देखो, एग्जाम में आपको बिल्कुल अलर्ट होकर देखना है, चीजों को बहुत केयरफुली पढ़ना है. वी स्ट्रांगली एनकरेज स्कूल सपोर्ट, स्कूल का सहयोग. ठीक है, ये एक पॉजेसिव फॉर्म है. एंड टीचर्स पार्टिसिपेशन. अब सवाल है कि क्या स्कूल में एक ही टीचर का सपोर्ट, क्या स्कूल में एक ही टीचर होता है, क्या एक ही टीचर के सपोर्ट से चलेगा? नहीं. तो ये गलत है, क्योंकि एक इसका मतलब है वन पार्टिसिपेशन ऑफ वन टीचर. ये आप पढ़ चुके हो, बहुत बेसिक ग्रामर है. तो यहां पे क्या होना चाहिए? टीचर्स का. तो टीचर्स एज अ प्लूरल इसके बाद लगेगा, राइट? तो इसलिए ये भी गड़बड़ है. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहां पे केवल एक ही सेंटेंस सही है. ऑलराइट, अगले उसमें चलते हैं. द बॉय यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच. इसमें क्या गड़बड़ है? अक्सर आपको ध्यान रखना चाहिए कि हु और हुम के बीच में अक्सर लड़ाई हो जाती है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हुम आना चाहिए या हु आना चाहिए. ध्यान रहे, जहां पर भी आप ऐसा सेंटेंस आता है तो हु बीच में आएगा, हु या हुम, तो आपको देखना चाहिए कि वो डूअर है, यानी सब्जेक्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट फॉर्म में. सब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्शन को करता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, अपने ऊपर लेता है. तो अब यहां पे कौन देख रहा है? हु इज सीइंग, यू देख रहा है, तो यू है सब्जेक्ट. अब यू किसको देख रहा है? कौन है, किसकी बात चल रही है? बॉय को. तो बॉय रिसीव कर रहा है. हु मतलब बॉय, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हु का हु होता है, इसलिए यहां पे
whom ही आना चाहिए, who नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। It has been, इसका मतलब it has been 47 years since he arrived in the artistic firmament with an identity of his own। क्या ये सही है? ठीक है, it has been, ये बात कर रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है। सिंस जो है अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता, ही अराइव्ड इन द आर्टिस्टिक फर्मामेंट विद एन आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो यहां पे कंसिस्टेंट टेंस सही है। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप द स्वीट लेटर व्हिच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। कई बार ये जो है परफेक्ट टेंसेस हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन यहां पे ही टोर अप पास्ट और पास्ट परफेक्ट का सही इस्तेमाल हो रखा है, सही। इट वॉज रादर कोल्ड अगेन टुडे बट टुमारो वी एक्सपेक्ट टू राइज। सेंटेंस बहुत आसान होते हैं, हमें गौर से पढ़ना होता है और देखना होता है कि उनमें क्या ग्रामेटिकली गड़बड़ है। इट वॉज रादर कोल्ड टुडे, क्या टुडे कौन से काल में आता है? टुडे कौन से काल में आता है? टुडे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट टेंस होता है। बट टुमारो वी एक्सपेक्ट, ये तो ठीक है वी एक्सपेक्ट, लेकिन टुडे के साथ आप जो है वॉज नहीं लगा सकते, आपको प्रेजेंट टेंस ही लगाना होगा। तो यही गलत है यहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहां पे ये और ये दोनों सही हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो वील डू वन लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। The teacher drew the attention of boys to the importance of regular practice. Drew the attention of the boys, importance of regular practice। सही लगता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में है, बॉयज है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेपोजिशन सही प्लेस में है। द टीचर सेड दैट अजय वाज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। बहुत कॉमन एक आसान सा एरर है कि आप डबल कंपैरेटिव नहीं लगाते। तो ठीक है, जब आपने बेटर बोल दिया, बेटर का मतलब बेटर होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, बेटर ही सही होता है, इसलिए गलत है। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन। ये क्वेश्चन पूछेगा डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, तो ध्यान है जब आप एनी ऑफ द, ऐसा कोई वर्ड एनी या वन ऑफ द, तो वो आउट ऑफ प्लूरल ही होता है, आउट ऑफ मेनी होता है। तो यहाँ पे एक हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए, चाइल्ड ही होगा, एनी ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन यू वर इन द गार्डन, इसलिए गलत है। लास्ट सेंटेंस है टुडे ऑटोमोबाइल्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ हॉर्सेस इन द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है? टुडे ऑटोमोबाइल्स हैव टेकन, ऑटोमोबाइल्स के साथ हैव ही आएगा, टेकन द प्लेस ऑफ हॉर्सेस। इन जो है इन, ऑन, एट, इनका नॉर्मली प्लेस या टाइम के लिए तो होता है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। उन्होंने स्थान ले लिया हैव टेकन द प्लेस ऑफ हॉर्सेस एज, क्योंकि हम कंपेयर करें एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है इनकरेक्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार ये जो है इसका सही आंसर है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर, क्योंकि 31 तारीख को एग्जाम है, आप ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग करें और हमारी वेबसाइट में जाकर खूब सारे मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। यू शुड प्रैक्टिस देम एंड टेक योर फीडबैक। सो बेस्ट विशेस फॉर प्रिपरेशन। प्लीज, if you haven't, please like and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. Bye.